नमस्कार दोस्तों। ये क्लास 8 का हिस्ट्री में 8वां चैप्टर है। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो इस वीडियो में देखेंगे कि 1870 के दशक से लेकर के 1947 तक क्या क्या घटनाएं घटित हुई। जैसे कांग्रेस का गठन हुआ, राष्ट्रवाद का कैसे विकास वहीं से प्रारंभ होता है, फिर स्वदेशी आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन, गांधी जी का आगमन हुआ, फिर असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत की आज़ादी। इन सब के बारे में बहुत ब्रीफली इसमें बताया गया है। तो पढ़ते हैं। पिछले अध्यायों में हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे हम देखें कक्षा 8 जब पढ़ेंगे तो उसमें ये सब बातें हम पढ़ते हैं। नए कानूनों और प्रशासनिक संस्थाओं की शुरुआत कैसे हुई, किसानों आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव क्या हुए, 19वीं सदी में शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद, जाति व्यवस्था की चुनौतियां, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति, हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास। इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे? इसी के वजह से राष्ट्रवाद का विकास हुआ। देखिए, जब भी आंसर राइटिंग करेंगे हम इन सब से रिलेटेड कि महिलाओं की स्थिति से संबंधित या जाति व्यवस्था में क्या बदलाव हुआ, जैसे कि ज्योतिबा फुले ने क्या काम किए, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले। फिर हम उस टाइम के देख लें, राजा राम मोहन रॉय ने भेदभाव के खिलाफ क्या बातें कहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कैसे विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किया, 1856 में कानून बनवाया, सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में। फिर बाल विवाह कैसे ख़त्म हुआ उसके लिए 1800 हम कह लें 1871 में, 1872 में और 1891 में दो कानून बनाए गए। ये था नेटिव मैरिज एक्ट 1872 और ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। इसमें मतलब आयु तो इसमें भी कम ही थी वैसे, लेकिन जो 6 साल 7 साल 8 साल की उम्र में शादी हो रही थी तो उसको करके कहा गया कि नहीं, 12 साल जो है कम से कम आयु होनी चाहिए लड़की की। तो बाल विवाह के फील्ड में काम किया गया। तो उन सब से कहीं ना कहीं सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जब चला तो उससे विभिन्न वर्गों, जो कमज़ोर वर्ग थे, निम्न जाति वाले लोग, महिला जो वर्ग हैं, उन उनसे संबंधित जो परेशानियां थे उसमें सुधार किया गया। तो वो बाद में जाकर के राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। 1857 का विद्रोह हुआ, काफ़ी हद तक फैला भी ये, लेकिन अंत में दबा दिया गया। 1858 आते आते दबा दिया गया, लेकिन उसका भी प्रभाव ये राष्ट्रवाद के विकास में देखा जा सकता है। हस्तकलाओं का पतन हुआ, इससे उद्योग धंधे समाप्त हो गए। भारत को कच्चा माल का निर्यातक के रूप में खाली बना दिया गया। वहाँ से जो निर्मित सामान है वो आने लगे और भारत की जो हस्तकला है, उद्योग है, वो एकदम से पतन हो गया। तो इससे जो उद्योगपति हैं या जो कामगार हैं, हस्त कलाकार जो हैं, उनके पेट पे लात पड़ा। तो उससे भी एक जन आक्रोश पैदा हुआ। किसानों के ऊपर बहुत सारे रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और रय अस्थाई बंदोबस्त इत्यादि के माध्यम से जो दबाव डाले गए, लगान वसूली किया गया। जब उनके अकाल की स्थिति थी, आपदा विपदा की स्थिति थी, उस समय भी जब जबरन वसूली का कार्य किया गया तो उससे किसान वर्ग कितने नाखुश थे। उनसे जब कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, नील की खेती ये सब करवाने लगे ज़बरदस्ती। तो चंपारण विद्रोह कैसे शुरू हुआ? चंपारण से तो 1917 में हुआ था, लेकिन 1859-60 में भी एक नील रिवोल्ट हुआ था, जिसके ऊपर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाम की पुस्तक भी लिखी है। इन सब से क्या है कि विभिन्न वर्ग जो है वो असंतुष्ट थे और उसकी परिणति कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के उदय के रूप में हम देखते हैं। तो राष्ट्रवाद का उदय अगर हम देखें सही तरीके से तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना से हम मान सकते हैं। मतलब ये कोई एक दिन की घटना नहीं है, लेकिन पिछले 100 साल के जो घटनाक्रम थे उससे राष्ट्रवाद धीरे 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 करके उदित हुआ। उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। यह देश क्या है और किसके लिए है? इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत
यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। देखिए, राष्ट्रवाद की जो पश्चिमी धारणा है उसमें कहा जाता है किसी एक भाषा या एक जो नृजातीय समूह है, एक प्रजातीय समूह कह लें, नृजातीय समूह, उसका जो समूह है या एक धर्म को मानने वाले, मतलब किसी भी एक पहचान के आधार पे हम एक निश्चित भूभाग में संगठित हो जाएं, उसे राष्ट्र की संज्ञा दी, नेशन की संज्ञा दी। लेकिन भारत में राष्ट्रवाद का मतलब क्या लिया गया? यहाँ की जनता, भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा, जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। तो सभी जाति, धर्म, पंथ, क्षेत्र, वर्ग, चाहे वर्ग वो आर्थिक रूप से कोई वर्ग हो, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग आदि, किसी भी जाति का, पंथ का, भाषा का हो, जेंडर, उन सब का जो है भारत घर है। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, और जब यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर करने की जो मुहिम है वो शुरू हुई। लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, हम सब एक हैं और एक मातृभूमि के हैं, ये गुलाम है, ऐसी जो भावना बढ़ने लगी। तो इससे धीरे धीरे करके राष्ट्रवाद का विकास हुआ। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। तो 1850, 19वीं सदी के मध्य से हम कह लें, धीरे धीरे जब संगठन बनना शुरू हुए तो ये राष्ट्रीय चेतना जो है ना, जो शब्द लिखा हुआ है, यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी। 1870 और 80 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। जैसे पूना सार्वजनिक सभा, ये 1870 में बना था, एम.जी. रानाडे के नेतृत्व में। इंडियन एसोसिएशन बना 1876 में, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने बनाया था। फिर मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेसिडेंसी एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये बहुत महत्वपूर्ण 5 संगठन हैं जिसको हम राष्ट्रवाद के विकास में इसका रोल हम देख सकते हैं। पूना सार्वजनिक सभा, मतलब ये सब स्थानीय दिख रहे हैं लेकिन इसका एक राष्ट्रीय भी महत्व था। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेसिडेंसी या बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। तो अपने आंसर राइटिंग में ये 5 संगठन तो जरूर हम मेंशन कर सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि का महत्वपूर्ण योगदान था। ये 5 नाम लिखेंगे तो आराम से 30 शब्द। जिस राष्ट्रवाद के ऊपर कोई प्रश्न आए, मान लो एक प्रश्न हम पढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास ने प्रेस, शिक्षा और सामाजिक सुधार आंदोलनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। कि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस, शिक्षा और सामाजिक सुधार आंदोलनों की भूमिका क्या थी। तो शुरुआत यहीं से कर सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद की डेफिनेशन क्या है। तो राष्ट्रवाद का मतलब है यहाँ की जनता, भारत में रहने वाले किसी भी वर्ग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर। इस बात की भावना कि हम सब एक हैं, इसे राष्ट्रवाद कहते हैं। इसका विकास 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में दिखाई पड़ता है और 1870 से 80 के दशक में बने कुछ राजनीतिक संगठनों में इसकी चेतना और ज़्यादा व्यापक होती चली गई। ऐसे करके इंट्रोडक्शन हम दे सकते हैं कि राष्ट्रवाद की विकास जो है कैसे हुई। इसका भूमिका में हम 3-4 लाइन में 30-40 शब्दों में हम बता सकते हैं। पूना सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए। सर्व माने सभी, जनिक माने लोगों का।
हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। ये सब पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखें, इसको अपने आंसर राइटिंग में प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा कंटेंट है कि पूना सार्वजनिक सभा में जो सार्वजनिक है वो भारत के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि पूना या उसके आसपास के इलाके को। तो सार्वजनिक का मतलब है सब लोगों का या सबके लिए। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। तो राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद का विकास ऐसे हो रहा। देखिए, इसके पहले जो भी बड़े रिवोल्ट हुए, चाहे किसान आंदोलन हुआ 18वीं 19वीं सदी में, जनजातीय आंदोलन हुए, 1857 की क्रांति हुई। तो 1857 की क्रांति को वीडी सावरकर ने कहा है कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन उसमें फिर भी अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय चेतना उतनी ज़्यादा हमको नहीं दिखाई पड़ती जितना कि कांग्रेस की स्थापना के बाद से 1870-80 के दशक के बाद से जो दिखाई पड़ती है चेतना। क्योंकि 1867 में ही दादा भाई नौरोजी ने धन के निर्गमन का सिद्धांत दिया। एक पुस्तक लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1901 में प्रकाशित हुआ था। लेकिन इस सिद्धांत जो है 1867 में दे दिया था कि कैसे अंग्रेज होम चार्जेस के माध्यम से या पेंशन, सैलरी और जो रक्षा पे व्यय कर रहे हैं या जो यहाँ पे भारत सचिव हैं उनके एवज में जो खर्च जा रहा है, ब्याज के रूप में जो भारत से पैसे जा रहे हैं, उन सबको कहा कि ये धन का निर्गमन हो रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया, धन के निर्गमन का सिद्धांत दिया। उसके बाद लोगों में जो है और जागृति हुई, आर्थिक रूप से वो जागृत हुए कि कैसे हमारा शोषण हो रहा है। 1857 की क्रांति जो है वो इसके पिछले के सभी जो विद्रोह छोटे मोटे हो रहे थे उससे उसकी तुलना में काफ़ी व्यापक था। लेकिन फिर भी वो राष्ट्रवाद की नींव हम कह सकते हैं वहाँ से। लेकिन एक कठोर राष्ट्रवाद की अंग्रेज को भगा देंगे, एकदम से भगा ही दिया, ऐसा नहीं हो पाया था। वो 1857 में हम कह लें कि मार्च, अप्रैल, मई, जून यहाँ सबसे स्टार्ट हुआ और 1858 आते आते उसको दबा दिया गया। ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया, ज़्यादा क्षेत्र तक नहीं फैल पाया था। और जो उसमें नेतृत्व कर रहे थे वो अलग अलग क्षेत्रों में थे, उनमें आपसी संगठन का अभाव था, नेतृत्व क्षमता का अभाव था, और उस तरीके से आधुनिक जो सैन्य उपकरण है उनके पास नहीं थे। उनकी अपनी अपनी आकांक्षाएं भी थी। सरदार कुंवर सिंह, मतलब जो वीर कुंवर सिंह, तो वो जमींदार थे, तो जमींदारी का अपना एक उनका स्वार्थ हम कह लें, जो भी कह लें, वो रहा होगा। झांसी की रानी है तो उनका जो व्यपगत का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, उसके तहत उनके राज्य को लॉर्ड डलहौजी हड़प करना चाहते थे। इसके लिए वो विद्रोह करना शुरू कर दी। तात्या टोपे जो हैं, नाना साहेब, उनकी पेंशन रोक दी गई तो उसके लिए वो परेशान थे। फिर जो पूरे जो नेतृत्व नाम मात्र का संभाले बहादुर शाह जफ़र, वो भी लगभग 80 साल 82 साल की उम्र में पहुंच गए थे, वृद्ध हो चुके थे, तो कमज़ोर नेतृत्व भी था। इस तरीके से 1857 की क्रांति बाकी इसके पिछले के जो छोटे मोटे विद्रोह क्रांतियाँ हो रही थी, मुंडा विद्रोह हो गया, खासी, कोल, उरांव, रंपा या होम विद्रोह, इन सब की तुलना में काफ़ी ये बड़ी थी, व्यापक थी। लेकिन फिर भी ये राष्ट्रवाद की नींव के रूप में हम कह सकते हैं। राष्ट्रवाद बहुत तेज़ी से सबके अंदर में उभर गया, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे वर्ग थे उनका समर्थन भी नहीं था। बहुत से राजा महाराजा जमींदार थे जो उल्टा अंग्रेज की सहायता कर रहे थे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1850 के बाद कुछ जब राजनीतिक संगठन बने तब ये राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रवाद की चेतना साफ दिखाई देने लगी। फिर आगे भी लिख रहा है कि 1870-80 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। और जब ये सब संगठन बनना शुरू हुए, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस,
तब राष्ट्रवाद का विकास और ज़्यादा होना शुरू हुआ। पूना सार्वजनिक सभा भी जो है वो एक खास क्षेत्र में काम कर रहा था, परंतु उसका लक्ष्य भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। संप्रभु माने क्या होता है? बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। ये डेफिनेशन कितना अच्छा लिख दिया एक लाइन में। सॉवरेन या सॉवरेनिटी का अर्थ क्या होता है? कि बाहरी हस्तक्षेप के बिना, अंग्रेजों के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप में कदम उठाने की क्षमता, इसे कहते हैं संप्रभु। तो संप्रभुता की भावना शुरू हो गई। जहाँ संप्रभुता की भावना शुरू होगी वहीं से राष्ट्रवाद का विकास होना शुरू होगा। जहाँ पे ऐसा भाव ही ना है कि हम संप्रभु होने चाहिए, हम एक स्वतंत्र होने चाहिए, वहाँ राष्ट्रवाद का विकास आएगा ही नहीं। तो इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ठीक है, संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये भी अपने आंसर में हम इंक्लूड कर सकते हैं। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। फिर आगे देखें, बहुत बढ़िया समझाया। मतलब इससे बढ़िया कंटेंट कहीं और मिल ही नहीं सकता है। जितना बढ़िया एनसीईआरटी एकदम आसान भाषा में समझा रहा है आंसर राइटिंग करने के लिए, मुख्य रूप से यूपीपीसीएस में। 1870 और 80 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। अब देखिए, अगर पूछे कि राष्ट्रवाद के विकास में या कांग्रेस के गठन में कौन सी उसकी कारण थे, जैसे पूछा ना प्रेस, शिक्षा और सामाजिक सुधार आंदोलन की क्या भूमिका थी। कभी मान लो कुछ और चीज़ पूछें, जैसे एक प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए उत्तरदायी प्रमुख सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण क्या थे? तो कुछ कारण यहाँ पे बता रहा है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध माने यही हुआ 1870-80 का दशक। इसमें ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। कुछ उदाहरण दे रहा अच्छे 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। इसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी ध्यान देना। तो एक कारण ये बता दिया, इसको हम राजनीतिक कारण कह सकते हैं एक प्रकार से। फिर 1878 में ही लेटन के टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। तो प्रेस की भूमिका हम देख सकते हैं यहाँ पे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। तो ये प्रेस की भूमिका हो गई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। कांग्रेस के गठन में एक भूमिका इसकी भी हम ले सकते हैं कि प्रेस की भूमिका ये थी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया। इसमें कहा गया कि सरकार की आलोचना करने वाले जो भी प्रेस होंगे उनको सरकार आपत्तिजनक चीज़ अगर छापती है तो उसको जब्त कर सकती है, प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। तो प्रेस की भूमिका हो गई। 18, ये भी देखिए, ये भी एक राजनीतिक कारण है। तो राजनीतिक कारण में एक हम बता सकते हैं आर्म्स एक्ट 1878, फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, और तीसरा एक और बता सकते हैं 1883 का इल्बर्ट बिल। 1883 का इल्बर्ट बिल। ये 3 कारण बता दे, आंसर एकदम मतलब अच्छा हो जाएगा। इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया 1883 में। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। काहे को देखें, इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज
और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। तो क्या प्रावधान था कि इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। एक अच्छा प्रयास था समानता लाने के लिए। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया, तो भारतीयों ने इस बात का काफी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं राजनीतिक कारण में अगर पूछें, देखिए क्या सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारण पूछता है अगर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रवाद के विकास में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारण क्या थे। तो हम सामाजिक और आर्थिक कारण छोड़ के भी राजनीतिक कारण पे गौर करें अगर, तो राजनीतिक कारण में हम 3 कारण बता सकते हैं बढ़िया एग्जाम्पल के साथ। एक, आर्म्स एक्ट 1878, दूसरा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 और तीसरा इल्बर्ट बिल विवाद 1883। ये 3 चीज़ बता दिए, खत्म हो गया। अब 125 वर्ड में या 200 वर्ड में आंसर लिखना है तो इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते, बस खाली आर्म्स एक्ट डालें 1 लाइन लिखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट डालें 1 लाइन लिखिए, इल्बर्ट बिल विवाद डालें 1 लाइन लिखिए। फिर सामाजिक कारण पूछे, मान लो कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या सामाजिक कारण क्या थे जो मतलब उदय हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो सामाजिक कारण में एक हम ले सकते हैं कि जो भारतीय समाज है या संस्कृति है, धर्म है, उसमें हस्तक्षेप करना। तो धार्मिक हस्तक्षेप कह लें, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। फिर एक हम ये भी कह सकते हैं कि 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति दे दी गई थी। जिससे ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था तो जनजातीय क्षेत्रों में भारतीयों के अंदर में एक नफरत का भाव आने लगा कि ये लोग हमारा धर्मांतरण करा रहे हैं। ये सामाजिक कारण ही लेंगे इसमें। तीसरा सामाजिक कारण में और हम ले सकते हैं ये भी कि जो बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, चाहे सती प्रथा वाला कानून हो, तो कानूनी हस्तक्षेप इस रूप में कानूनी हस्तक्षेप हेडिंग डालें, उसमें बता दिए सती प्रथा 1829, फिर विधवा पुनर्विवाह 1856, एज ऑफ कंसेंट मतलब ये नेटिव मैरिज एक्ट 1872, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। ये 4 बता दिए अपना कानूनी हस्तक्षेप। फिर आर्थिक कारण में क्या बताएंगे। आर्थिक कारण में हम बता सकते हैं 19वीं सदी में आर्थिक कारण क्या होगा। एक हम ये कह सकते हैं कि 1833 में ही, या 1813 और 33 दोनों ले लें, क्योंकि 13 में आंशिक रूप से और 33 में पूर्ण रूप से ये किया गया कि जो मोनोपोली है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको समाप्त कर दिया गया। तो बहुत सारी कंपनियां भारत में आने लगी, इससे उनका तो विकास हुआ लेकिन भारत में विऔद्योगिकरण और तेजी से बढ़ गया। एक कारण इसको हम ले लें। दूसरा आर्थिक कारण में क्या कर सकते हैं, 19वीं शताब्दी में ऐसा क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था पे चोट पहुंची। तो हम ये कह सकते हैं कृषि का जो वाणिज्यीकरण है, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ जो एग्रीकल्चर हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ा। इसका उदाहरण दे सकते हैं 2। एक दे सकते हैं कि 1859-60 में जो नील विद्रोह हुआ वो इसी का एक उदाहरण है। आर्थिक कारण में ये भी हम कह सकते हैं कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र में जो दीकू हैं, दीकू लोग, बाहरी लोग, उनका हस्तक्षेप बढ़ने लगा, जिससे उनकी जो जल जंगल ज़मीन है उस पर नियंत्रण खोता जा रहा था। भूमि में हस्तक्षेप इन उद्योगपतियों का हो रहा था। वहाँ की खनिज संपदा, वन संपदा, उस पर वो लोग कब्जा कर रहे थे। इससे उनके अंदर में विद्रोह की भावना पनपी। इसी कारण संथाल विद्रोह हो गया, खासी विद्रोह हम कह लें, अहोम विद्रोह, बहुत सारे ऐसे उरांव विद्रोह, ये सब उदाहरण दे दिए। तो ये आर्थिक कारण में हो गया। इस तरीके से आंसर बढ़िया लिखा जा सकता है।
चलिए आगे देखें। पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता, ये भी नाम ध्यान रहे, आंसर राइटिंग में सब लिख सकते हैं बढ़िया से। कौन थे आरंभिक नेता? जो कि उदारवादी भी थे। जो आरंभिक नेता थे वो ज़्यादातर उदारवादी ही थे। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्रायः बंबई और कलकत्ता के ही थे। तो कुछ नाम ध्यान रहे जो उदारवादी हैं। दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो जी वाले 3 नाम ध्यान रहे। दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिर बदरुद्दीन तैयब जी, ये भी जी वाले हैं। दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, रोमेश चंद्र दत्त और फिरोज शाह मेहता। ये 7-8 नाम ध्यान रहे उदारवादियों में। फिर से देखें। दादा भाई नौरोजी और व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिर रोमेश चंद्र दत्त, फिरोज शाह मेहता, ये 6 नाम। हाँ, एक ये भी S सुब्रमण्यम अय्यर, दक्षिण का भी एक नाम ध्यान रहे, S सुब्रमण्यम अय्यर। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। प्रचारक का क्या यहाँ परिभाषा है? प्रचारक माने ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है, उसे कहते हैं प्रचारक। तो ये उनकी नीति भी, मतलब उनका वो जो नीति नहीं, उनका रणनीति था उदारवादियों का भैया, कि हम रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए अपनी जो बात है, विचार हैं, मांग है, उसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। 1892 में ये ब्रिटिश संसद के सदस्य भी बने। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। देखिए दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की। जब आर्थिक कारण हम लिखेंगे उसमें आंसर में, तो एक ये भी कह सकते हैं कि 1867 में ही, जो बहुत अच्छा पॉइंट ये हो सकता है, 1867 में ही धन के निर्गमन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दे दिया था। तो उसका भी एक अच्छा खासा प्रभाव देखा जा सकता है। तो नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई। कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी? 1886 में द इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा। मतलब कांग्रेस का लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था, तो द इंडियन मिरर ने बताया है। बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में, 85 में तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, 86 में दादा भाई नौरोजी और 87 में बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि यह कांग्रेस
भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। तो भारत के सभी समुदायों की संस्था है, ये सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ये राष्ट्रवाद की भावना का विकास इसमें दिखाता है, जो 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस की बैठक में ये बात कही। तो इस वीडियो में अभी तक हम देखें कि मतलब राष्ट्रवाद के उदय की क्या क्या उसकी भूमिका रही है, क्या पृष्ठभूमि रही है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद कैसे उभर रहा था, उभरता हुआ राष्ट्रवाद, इसी में आ जाएगा स्वदेशी आंदोलन, फिर बाद में मध्यमार्गी नेता, उदारवादी नेता में क्या अंतर था, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, पहले ही तय कर लें, उभरता हुआ राष्ट्र। तो इसमें मध्यमार्गी और जो मध्यमार्गी कह लें और जो आमूल परिवर्तनवादी हैं उनको, मध्यमार्गी माने उदारवादी, और जो आमूल परिवर्तनवादी हैं उनको हम कह लें कि गर्मपंथी। इनके जो नीति है, कार्य करने का जो स्वरूप है, उसमें क्या डिफरेंस था, इसको हम देखेंगे। यहाँ से प्रश्न बनता है, प्रीलिम्स में भी बनता है, मेंस में भी बनता है। फिर तिलक जो, तो यहाँ पे पहले बताएगा इस वाले पैराग्राफ में कि उदारवादियों की क्या नीति थी, यहाँ तक। फिर इस हेडिंग से बताएगा कि गर्मपंथियों की क्या नीति थी, और गर्मपंथियों ने 1905 में खूब जो कार्य किए उसके बारे में उदाहरण साथ बताएगा। स्वदेशी आंदोलन चलेगा। तो यहाँ तक 1907 में कांग्रेस टूट गई। तो ये जो इतिहास है गर्मपंथी और नरमपंथी का, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।